हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपको जीएसटी नंबर लेना चाहिए या एमएसएमई सर्टिफिकेट लेना चाहिए अपने अपने बिजनेस को रजिस्टर कराने के लिए, ताकि आप वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अपने कनाडा टूरिस्ट वीज़ा या किसी भी टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल में लगाने के लिए आप यूज़ कर सकें। उसके ऊपर आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज़ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आईटीआर है वो किस तरह की होनी चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में आज आपको मैं 10 पॉइंट्स बताऊँगा। चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो आईटीआर है उसको इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। तो वो आपको अपने टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल में लगानी पड़ती है। कोई भी वीज़ा हो उसमें आपको अपनी आईटीआर लगानी पड़ती है। तो उसमें क्या है कि मोस्टली जो है 2 से 3 साल की आईटीआर आपको सबमिट करनी होती है अपनी टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल में, चाहे वो किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे कनाडा का हो टूरिस्ट वीज़ा, चाहे शेंजन कंट्री का है, चाहे यूके का है, चाहे ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड का है। इवन जो यूएसए की एम्बेसी की इंटरव्यू होती है उसमें भी आपको आईटीआर अपने साथ लेके जानी पड़ती है। पहला पॉइंट ये है कि जो आईटीआर है उसमें जो आपकी इनकम आप शो कर रहे हैं वो आपकी जो रियल में इनकम है उसके साथ मैच होनी चाहिए। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी आती है, तो आपको जो एम्प्लॉयर है वो फॉर्म 16 देगा, उसके साथ आपकी जो इनकम है वो मैच होनी चाहिए आईटीआर में। और उसके जो भी है मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपकी इनकम है 50,000 रुपीज़ और आप आईटीआर में कुछ और ही दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट में। जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें क्या है कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है और नॉन टैक्सेबल इनकम है और जितनी भी सोर्सेज है इनकम की, सभी को आपने उसमें शो करना है। देखिए, कई लोगों का के पास एग्रीकल्चर लैंड भी होती है, तो उससे उनको जो इनकम आती है वो नॉन टैक्सेबल होती है और वो जॉब भी कर रहे होते हैं, तो उसकी जो इनकम होती है टैक्सेबल होती है। यहाँ वो कोई एक बिजनेस कर रहे होते हैं जिसकी इनकम टैक्सेबल होती है। तो आपको सारी इनकम शो करनी है, सारे सोर्सेज से, जो टैक्सेबल है नॉन टैक्सेबल है, सभी को आपने अपने आईटीआर में इंक्लूड करना है। तो अभी हम चलते हैं तीसरे पॉइंट में। तो और जो तीसरा पॉइंट है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कीजिए। जितनी आपकी इनकम है, आप अपनी इनकम शो कर रहे हैं आईटीआर में, उतनी ही एंट्रीज आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। वो जो बैंक अकाउंट में आपके जो पैसे आ रहे हैं उसके साथ मैच करनी चाहिए जो आप इनकम शो कर रहे हैं। ये नहीं कि आपकी इनकम ज़्यादा है या ज़्यादा पर सपोज आपकी इनकम ज़्यादा, आपके बैंक अकाउंट में एंट्रीज ज़्यादा, पर आप आईटीआर में कम शो कर रहे हैं, तब भी वो मैच नहीं होगी। तो अगर आप उसको आप लगाएंगे अपनी फाइल में, तो वीज़ा ऑफिसर किस चीज़ को मानेगा, आपके आईटीआर की इनकम को या आपके बैंक स्टेटमेंट में जो आपके पास पैसे आ रहे हैं। तो इसमें ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, इसको बैलेंस मेंटेन करिए और उसके इक्वली आप अपने अकाउंट में पैसे रखिए जितनी आपकी आईटीआर है। या आप अपनी आईटीआर को बढ़ाइए या आपके बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसके हिसाब से अपने आईटीआर को बैलेंस करके उतनी आईटीआर आप फाइल कीजिए। उसके बाद हम चलते हैं चौथे पॉइंट में। तो जब आप आईटीआर सबमिट करते हैं उसमें आपको एक बैंक अकाउंट नंबर भी अपना देना होता है। तो आप ट्राई करिए जो उसमें आप बैंक अकाउंट नंबर दे रहे हैं वो वही होना चाहिए जिसकी स्टेटमेंट आप अपनी वीज़ा फाइल में लगाना चाहते हैं, ताकि उसमें भी कोई कन्फ्यूजन ना हो, ताकि जो वीज़ा ऑफिसर है वो इजीली चेक कर सके कि ये वही अकाउंट है, उसी आदमी का अकाउंट है जो जिसकी ये आईटीआर है। तो ये भी एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है जिसके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए। और वही अकाउंट नंबर आप दीजिए जिसकी आप अकाउंट स्टेटमेंट वीज़ा फाइल में लगाएंगे। और इसके बाद चलते हैं पाँचवें पॉइंट में। अगर आप एक बिज़नेस करते हैं, आप एक बिज़नेस मैन है या बिज़नेस प्रोफाइल है आपका, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप जीएसटी की भी रिटर्न्स फाइल करते होंगे। तो उसमें जितनी इनकम आप दिखा रहे हैं, जितनी आप सेल दिखा रहे हैं, तो उतनी ही आपकी आईटीआर होनी चाहिए, उससे मैच करती होनी चाहिए। ये नहीं कि जीएसटी में आप ज़्यादा रिटर्न फाइल कर रहे हैं या कम कर रहे हैं और इनकम टैक्स रिटर्न में आप कुछ और ही दिखा रहे हैं। तो इसके बीच में भी तालमेल होना चाहिए। और ये सेम होनी चाहिए। ये भी, इसमें भी आपने बैलेंस बिठाना, आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। इसके बाद हम चलते हैं छठवें पॉइंट में। तो छठवें पॉइंट ये है कि अगर आप बिजनेस प्रोफाइल वाले एप्लीकेंट हैं या आपके पास बिजनेस है, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अपना करंट अकाउंट खुलाइए। करंट अकाउंट से ये होता है कि आपकी जो सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन आप अपने करंट अकाउंट में करेंगे, तो उससे क्या है कि आपको जो अपने अकाउंट
जो आपके बिजनेस है उसमें जो आपको प्रॉफिट हुआ है, जो आपकी इनकम हो रही है, वो निकालनी बड़ी इजी रहती है। क्योंकि जो आपको प्रॉफिट होगा, जो आपकी इनकम है, वो आप उसको अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो उससे आप क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने अपनी आईटीआर कितनी भरनी है। और वीज़ा ऑफिसर को भी क्लियरली पता लग जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है, और वो आपको इजीली वीज़ा आपको ग्रांट कर देगा। तो इसके बाद हम चलते हैं 7वें पॉइंट में। और ये बहुत ध्यान रखनी है आपने, जो आईटीआर है आप अपने एक फिक्स टाइम पे सबमिट करिए। जैसे आप पिछले साल जिस डेट को सबमिट करते हैं, तो उसी डेट को आप अगले साल भी सबमिट करिए। उसमें चेंज मत करिए ज़्यादा। ये नहीं लगना चाहिए वीज़ा ऑफिसर को कि आपने सिर्फ जो आईटीआर है सिर्फ वीज़ा अप्लाई करने के लिए किए है। कई लोग क्या करते हैं कि जब उन्होंने वीज़ा एप्लीकेशन लगानी होती है, तो उससे कुछ दिन पहले आईटीआर सबमिट कर देते हैं, तो उससे वीज़ा ऑफिसर को शक हो जाता है कि इन्होंने जो अपनी आईटीआर है सिर्फ वीज़ा लगवाने के लिए सबमिट किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने फिक्स टाइम पे अपनी आईटीआर सबमिट कीजिए और रेगुलरली कीजिए। आप जितनी जल्दी आईटीआर सबमिट करना शुरू करेंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। उसके बाद हम चलते हैं 8वें पॉइंट पे। तो देखिए, जो लोग ये पूछते हैं कि कितने साल की आईटीआर हमें चाहिए, तो मोस्टली जो है टूरिस्ट वीज़ा के लिए, कोई भी कंट्री के लिए 2 से 3 साल की आईटीआर आपको ज़रूरी होती है, वो आपने सबमिट करनी होती है वीज़ा एप्लीकेशन में। आईटीआर से क्या है कि वो उनको वीज़ा ऑफिसर को पता लग जाता है कि आपके पास एक स्टेबल इनकम है, आपके पास रेगुलर इनकम आती है, और आप जो यहाँ का जो टूर है, जो आप हमारे कंट्री में आना चाहते हैं, वो आप इजीली अफोर्ड कर पाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं 9वें पॉइंट में। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिनकी एग्रीकल्चर प्रोफाइल है, जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, उसमें क्या होता है कि वो जो एग्रीकल्चर इनकम है वो टैक्स फ्री है। तो लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम ज़्यादा बढ़ा के बता देते हैं आईटीआर में। तो उसके मुकाबले में उनके पास जे फॉर्म नहीं होते, और उनके पास ज़मीन भी कम होती है। जैसे उनके पास लैंड कम है, तो वो इतनी ज़्यादा इनकम दिखा देते हैं कि वो उससे मैच नहीं करती। ये है कि आपके पास लैंड कम है, तो आप 20 लाख इनकम कैसे दिखा सकते हैं? आपकी इनकम उसी से मैच करनी चाहिए, आपकी जो लैंड है और आपके जो जे फॉर्म आ रहे हैं। तो जे फॉर्म की एंट्रीज आपकी होगी, बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। तो जैसे जैसे उनकी जो एंट्रीज होगी, उसी हिसाब से आप अपनी इनकम दिखाइए। ये नहीं कि अगर टैक्स फ्री है तो आप ज़्यादा इनकम दिखा दीजिए। तो इसके कारण भी आपकी जो फाइल है, जो वीज़ा है, वो रिफ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि आपने इनकम टैक्स रिटर्न में ज़्यादा इनकम दिखाई है, पर उतनी आपकी मैच नहीं कर रही, तो उससे कारण प्रॉब्लम आएगी। तो अब हम चलते हैं 10th पॉइंट में। 10th पॉइंट इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आपने आईटीआर फाइल करनी है, आप सोच समझ के कीजिए, और उसमें जो आप रियल पिक्चर दीजिए। अगर आपकी इनकम जितनी है उतनी ही दिखाइए। अब लोग मेरे को पूछते हैं कि हमें टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखिए, ये आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल बनती है तो आप टैक्स दीजिए, अगर नहीं बनती तो आप मत दीजिए। देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे। वीज़ा ऑफिसर आपकी आईटीआर देखता है, वो ये नहीं देखता कि आप टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे। जो आईटीआर है वो जेन्युइन होनी चाहिए। वीज़ा ऑफिसर ये देखता है कि आपकी जो आईटीआर है वो सही है, उसमें कोई झूठ तो नहीं बोला गया, वो सच्ची है। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं टैक्स दे रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो देखते हैं कि आपके पास एक स्टेबल जॉब है, आपको इनकम आ रही है रेगुलरली, और आप जो यहाँ पे अगर आप कनाडा आना चाहते हैं या यूके या किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, उसका आप टूर अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। टैक्स से उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ट्रू पिक्चर दीजिए, आप अपने आईटीआर में हमेशा सच्ची जो तस्वीर है आपके फाइनेंसिस की वो दिखाइए, और उसके हिसाब से अपने आईटीआर सबमिट कीजिए, और आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। तो उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपकी आईटीआर बिल्कुल सही है, वो टैक्सेबल हो चाहे ना हो, आपने टैक्स दिया हो या ना दिया हो, आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा अगर आपकी आईटीआर अच्छी है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इसमें मैंने आईटीआर के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हैं। मैंने सभी पॉइंट कवर करने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ पॉइंट्स रह गए हों। अगर देखिए, अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए उसका। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो से फ़ायदा हो, उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं, अपनी फ़ाइल बनवाना चाहते हैं, तो आप जो स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है उस पर फ़ोन करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मेरे को ऑफिस में आके मिल सकते हैं। इसके बाद अगर आपके मन में फिर भी कोई अभी डाउट है, क्वेश्चन है, तो ये जो मोबाइल नंबर आ रहा है मेरे वीडियो के स्क्रीन पे, इसको आप इसके ऊपर आप फ़ोन करके अपना क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है, जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे, मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।